हेलो फ्रेंड्स। और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 सीबीएसई फिजिक्स चैप्टर 9 के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर मेटेलिक वायर। तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एक्चुअल में होता क्या है? तो किसी भी मेटेलिक वायर के लिए, जब भी किसी मेटेलिक वायर में जब हम लोग स्ट्रेस के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करते हैं, तो उस मेटेलिक वायर का स्ट्रेन जो है ऑटोमेटिकली चेंज होने लगता है, उसमें वेरिएशन प्रोड्यूस होती है। तो इन्हीं वेरिएशंस को शो करने के लिए हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और उस ग्राफ में हमको जो कर्व लाइन मिलता है, जो कर्व्ड मिलता है या जो रिलेशन मिलता है, उसी को क्या कहा जाता है? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कहा जाता है। किसके लिए? किसी भी मेटेलिक वायर के लिए। मेटेलिक वायर बोलने का मतलब मेटल का बना हुआ एक वायर है। और वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, द रिलेशन बिटवीन द स्ट्रेस एंड द स्ट्रेन फॉर अ गिवन मटेरियल अंडर टेंसाइल स्ट्रेस कैन बी फाउंड एक्सपेरिमेंटली। और ये एक्सपेरिमेंटली पाया गया है कि किसी भी मेटेलिक वायर में यदि स्ट्रेस को हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, तो उस मटेरियल का स्ट्रेन में क्या होता है? वेरिएशन प्रोड्यूस होता है। तो इन दोनों के बीच ही जो रिलेशन मिलता है, जब हम लोग इन दोनों के बीच रिलेशन फाइंड आउट करते हैं एक ग्राफ के द्वारा, और उस ग्राफ में हमको जो कर्व्ड लाइन मिलता है, उसी रिलेशंस को ही क्या कहा जाता है? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कहा जाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर इस डायग्राम को अगर हम लोग ध्यान से देखें, तो ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। और यहाँ पर हम लोग वाई एक्सिस में स्ट्रेस को कंसिडर कर रखे हैं, और स्ट्रेस का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन मीटर -2। और एक्स एक्सिस में हम लोग कंसिडर कर रखे हैं स्ट्रेन को। हम लोगों को पता है स्ट्रेस एक ऐसी पैरामीटर है या क्वांटिटी जिसका यूनिट होता है, बट स्ट्रेन एक ऐसा पैरामीटर है जिसके पास कोई यूनिट नहीं होता, इसलिए यहाँ पर इसको हम लोग परसेंटेज में कंसिडर कर रखे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, चलिए मैं इस डायग्राम को या इस ग्राफ को यहाँ पर रीड्रॉ करके बताता हूँ आप लोगों को कि इस ग्राफ को कैसे अंडरस्टैंडिंग करना है। ओके, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, और इधर मैं कंसिडर कर लेता हूँ, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस में हम लोग किसको कंसीडर कर रखे हैं? स्ट्रेस। स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट करते हैं, और इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और एक्स एक्सिस में हम लोगों ने स्ट्रेन को कंसीडर कर रखे हैं, जिसको एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, और इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये डायमेंशनलेस होता है, इसलिए इसको हम लोग परसेंटेज में कंसिडर कर लेते हैं। ये 0 पॉइंट है। अब हम लोग यहाँ पर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को किसके लिए डिफाइन कर रहे हैं? मेटेलिक वायर के लिए। तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ, ये हमारे पास एक मेटेलिक वायर है। अब इस मेटेलिक वायर के ऊपर हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया में क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं। जब हम लोग यहाँ पर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो इस बॉडी में क्या प्रोड्यूस होता है? स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, और उस स्ट्रेस की वजह से इसमें स्ट्रेन भी प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम लोग स्ट्रेस को बढ़ाते जाते हैं किसी मेटेलिक वायर की, उतना ही अमाउंट में स्ट्रेन भी क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। ये ऐसे, ये हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। जैसे जैसे किसी मेटेलिक वायर में हम लोग स्ट्रेस को इंक्रीज करते जाते हैं, उतने ही अमाउंट में क्या होता है? स्ट्रेन भी इंक्रीज होते जाता है, इंक्रीज होते जाता है। तो यहाँ पर ये जो लाइन हमको मिला है, ओ से लेकर ए, इस पॉइंट को मैं क्या कंसीडर कर लेता हूँ? ए पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ। और ये ए पॉइंट हमको क्या बताता है? यहाँ से ओ से लेकर ए पॉइंट तक ये लाइन हमें बताता है कि यहाँ पर स्ट्रेस जो है प्रोपोर्शनल होता है एप्सिलॉन के। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इस स्ट्रेस के मैग्नीट्यूड को, इस मेटल वायर के स्ट्रेस के मैग्नीट्यूड को और इंक्रीज करते हैं। तो जैसे और इंक्रीज करते हैं, तो ये अब यहाँ से, अभी यहाँ से यहाँ तक क्या मिला था? ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है। अब जैसे स्ट्रेस को हम लोग और इंक्रीज करते हैं और इंक्रीज करते हैं, तो यहाँ से ये कर्व्ड होने लगता है, और कर्व्ड होने लगता है, फिर यहाँ पर हम लोग को एक और पॉइंट मिलता है, जिस पॉइंट को हम लोगों ने बी कंसिडर कर रखा है। और ये बी पॉइंट क्या होता है? इसको बोला जाता है इलास्टिक लिमिट पॉइंट। क्या बोलते हैं? इलास्टिक लिमिट पॉइंट, या इसी को यील्ड पॉइंट बोला जाता है। अर्थात ये वो पॉइंट है जहां पर इस मेटेलिक वायर का स्ट्रेस क्या होता है?
मैक्सिमम होता है। यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रेस मैक्सिमम होता है। इसी को हम लोग इलास्टिक लिमिट कहते हैं। और इलास्टिक लिमिट क्या होता है, मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट होता है। और इस इलास्टिक लिमिट इसलिए कहते हैं कि क्योंकि इस पॉइंट पर ये वाला जो मेटेलिक वायर है ये वापस से अपनी पुरानी अवस्था में आ सकता है। और यदि हम लोग इस पॉइंट से आगे बढ़ाएंगे, स्ट्रेस को आगे बढ़ाएंगे, तो वहाँ पर ये अपनी पुरानी अवस्था में वापस नहीं आएगा। तो याद रखिएगा इलास्टिक लिमिट क्या होता है, ऑलरेडी हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो जैसे ही पॉइंट ए के बाद इस मटेरियल का जो स्ट्रेस है इसको आगे बढ़ाता हूँ तो हम लोग को कुछ ऐसा कर्व्ड लाइन देखने को मिलता है। उसके बाद एक और पॉइंट मिलता है बी, इसको हम लोग यील्ड पॉइंट या फिर इलास्टिक लिमिट कहते हैं। उसके बाद जैसे हम लोग स्ट्रेस को और आगे बढ़ाते हैं तो हमको यहाँ पर एक और पॉइंट मिलता है। इस पॉइंट को हम लोग सी कंसिडर कर लेते हैं और इसको कहा जाता है लोअर यील्ड पॉइंट। इसको अपर यील्ड पॉइंट बोलते हैं और इसको लोअर यील्ड पॉइंट बोलते हैं। और यहाँ पर हम लोगों को एक रीजन मिलने लगता है। यहाँ पर ये जो रीजन है इसको अपर यील्ड पॉइंट बोलते हैं, इसको लोअर यील्ड पॉइंट बोलते हैं। इसको ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस रीजन में बी और सी पॉइंट के बीच में यहीं से ये जो मटेरियल है प्लास्टिक की तरह बिहेवियर शो करना स्टार्ट कर देता है। और ये बी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ये मटेरियल जो है परमानेंट सेट हो जाता है, अर्थात इसका स्ट्रेन जो है मैं कंसिडर कर लेता हूँ स्ट्रेन का मैग्नीट्यूड यहाँ पर कितना है 1% है। और यहाँ पर स्ट्रेन का जो मैग्नीट्यूड है इधर आगे बढ़ते जाता है मैं कंसिडर कर देता हूँ 30% तक ये है इसका रेंज जो है। और जब ये मटेरियल में जब हम लोग स्ट्रेस प्रोड्यूस करवाते हैं तो स्ट्रेन का मैग्नीट्यूड कहाँ तक बढ़ जाता है, 1% तक बढ़ जाता है। ये वो रेंज है जहाँ पर 1% बढ़ता है जैसे ही स्ट्रेन जो है तो यहाँ पर बॉडी जो है क्या हो जाता है, परमानेंट सेट हो जाता है। क्या हो जाता है, परमानेंट सेट हो जाता है। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। परमानेंट सेट होने का मतलब ये है कि पॉइंट बी के बाद जैसे ही स्ट्रेस को आगे बढ़ाते हैं तो पॉइंट बी के बाद हम लोग को सी पॉइंट मिलता है। और ये वाला रीज़न एक ऐसा रीज़न है जहां से ये मटेरियल जो है प्लास्टिक की तरह बिहेव करने शो करने लग जाता है, प्लास्टिक की तरह बिहेवियर शो करने लग जाता है। और प्लास्टिक एक प्लास्टिसिटी या प्लास्टिक मटेरियल एक ऐसा बॉडी या मटेरियल होता है जिसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो वापस से अपनी पुरानी अवस्था में नहीं आता है, क्योंकि वो परमानेंट सेट हो जाता है। उसमें जो स्ट्रेन होता है, जो विकृति या जो चेंजेस आती है वो उसी स्थिति में रहने लगता है, वापस से अपनी पुरानी अवस्था में नहीं आता है। इसीलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ परमानेंट सेट लेस देन 1%। यहाँ पर ये पॉसिबल तभी हो पाता है जब ये स्ट्रेन जो है कितना कहाँ तक इंक्रीज होता है, 1% तक। ठीक है। और यहाँ से प्लास्टिक बिहेवियर शो करना स्टार्ट कर देता है, इसलिए इसको यील्ड पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट और इसको लोअर यील्ड पॉइंट बोलते हैं। अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, अब इसकी स्टेज को और बढ़ाते हैं। तो यहाँ से हम लोग को कुछ ऐसा कर्व्ड लाइन देखने को मिलता है और यहाँ पर एक और पॉइंट मिल जाता है जिसको हम लोग डी नाम दे देते हैं। और ये डी पॉइंट को यहाँ पर क्या नाम दिया गया है, ब्रेकिंग स्टेज। इसको ब्रेकिंग स्टेज इसलिए बोला गया है क्योंकि इस पॉइंट के बाद जो स्ट्रेस है वो क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। स्ट्रेस क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। और इस पॉइंट के बाद इसके बाद स्ट्रेस जो है आगे बढ़ता ही नहीं है। अब स्ट्रेस का वैल्यू क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। इसीलिए इसको ब्रेकिंग स्ट्रेस भी कहा जाता है। अब जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर अब स्ट्रेन को आगे बढ़ाते हैं या स्ट्रेन को जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं, अब यहाँ पर बॉडी जो है क्या होने लगता है, टूटना स्टार्ट हो जाता है। अब उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस नहीं होता है, ना ही स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, बल्कि यहाँ पर इस पॉइंट पर ये बॉडी जो है क्या होने लगता है, फ्रैक्चर हो जाता है। इसको फ्रैक्चर पॉइंट बोला जाता है। फ्रैक्चर पॉइंट का मतलब ये है ये बॉडी जो है छोटे छोटे टुकड़े में टूटना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। या फिर ये लिक्विड की तरह बिहेव करने लगता है, इतना इसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाता है। जब हम लोग इसमें डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते जाते हैं तो ब्रेकिंग स्ट्रेस के बाद यहाँ से स्ट्रेस बढ़ना बंद हो जाता है, इसीलिए इसको ब्रेकिंग स्ट्रेस पॉइंट बोलते हैं। और यहाँ से और आगे बढ़ते हैं तो हमको ऐसा कर्व्ड लाइन मिलता है, तो यहाँ पर पॉइंट ई मिलता है जिसको फ्रैक्चर पॉइंट बोलते हैं। ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से ये मटेरियल जो है लिक्विड की तरह बिहेव करने लगता है, मतलब ये पूरी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना स्टार्ट हो जाता है। और ये वाला जो रीज़न है, यहाँ से यहाँ तक का जो रीज़न है,
यहाँ से यहाँ तक का रीजन है, इसको प्लास्टिक रीजन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? प्लास्टिक रीजन कहा जाता है। प्लास्टिक रीजन बोलने का कारण ये है क्योंकि ये ऐसा कर्व्ड लाइन है या ऐसा स्ट्रेस और स्ट्रेन का मैग्नीट्यूड है जहाँ से मटेरियल जो है अपनी पुरानी अवस्था में वापस कभी भी नहीं आ सकता है, इसलिए इसको प्लास्टिक रीजन बोला जाता है। और ये वाला जो रीजन है इसको इलास्टिक रीजन बोला जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इलास्टिक रीजन बोला जाता है। इसका रीजन ये है क्योंकि ये बी पॉइंट के अंदर में, बी क्या है? लिमिट पॉइंट है, इलास्टिक लिमिट है। इस पॉइंट तक मटेरियल जो है वापस से अपनी पुरानी अवस्था में आ सकता है, चांसेस रहता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इलास्टिक रीजन कहा जाता है। और ये जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए पर अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं, पॉइंट ए पर अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं तो यहाँ पर ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर ये वाला जो एरिया है इसको हुक्स लॉ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हुक्स लॉ। क्यों? क्योंकि पॉइंट ओ से पॉइंट ए तक ये वाला जो रीजन है ये किसको फॉलो कर रहा है? जो सिग्मा है ये एप्सिलॉन के प्रोपोर्शनल होता है, और इसी को तो हुक्स लॉ बोलते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। क्योंकि हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? एक्सपेंशन जो है, सॉरी एक्सटेंशन जो है लोड के इक्वल होता है। उसी के थ्रू उन्होंने ये प्रूफ किया था, यंग थॉमस ने उसी के थ्रू प्रूफ किया था कि स्ट्रेस जो है स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। तो वही चीज़ तो यहाँ पर मिल रहा है, इसलिए ये रीज़न क्या है? हुक्स लॉ है। अब यहाँ पर मैं जितना पॉइंट आप लोगों को समझाया हूँ वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट ए है, सॉरी पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है। हालांकि ये थोड़ा सा कर्व्ड लाइन दिख रहा है लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है, ऐसा कंसीडर कर लो। ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है इस पॉइंट तक। अब जैसे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक और पॉइंट मिलता है, पॉइंट बी। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से बॉडी जो है अपनी पुरानी अवस्था में वापस आ सकता है। उसके बाद पॉइंट सी, उसके बाद पॉइंट डी, पॉइंट ई, सारा चीज़ मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करके बता दिया हूँ। आई होप ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ पर प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होता है, इलास्टिक लिमिट क्या होता है, अपर यील्ड पॉइंट क्या होता है, लोअर एंड पॉइंट क्या होता है, ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है, फ्रैक्चर पॉइंट क्या होता है, ये सभी को मैं कुछ पॉइंट के द्वारा लिख लिया हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। वैसे मैं इन सब के बारे में समझा चुका हूँ इस ग्राफ के द्वारा, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप लोगों को नोट्स बनाते बने इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मैं यहाँ पर फिर से नोट कर दिया हूँ ताकि लिखते बन जाए। चलिए एक बार और रिपीट कर देता हूँ। प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होता है? पॉइंट ओ ए को प्रोपोर्शनल लिमिट कहा जाता है। इसको प्रोपोर्शनल लिमिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से इसकी प्रोपोर्शनलिटी जो है ख़त्म हो जाती है इसके आगे से। इलास्टिक लिमिट, ये जो ओ बी है या फिर ये जो ए बी है, सॉरी ओ बी बोल रहा था, यहाँ पर ए बी लिखा हुआ है। ये वाला जो ए बी है यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या कहा जाता है? इसको इलास्टिक लिमिट कहा जाता है। और इलास्टिक लिमिट क्या हो जाता है? ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेस होता है और मैक्सिमम स्ट्रेस का ऐसा मैग्नीट्यूड होता है जहाँ से बॉडी जो है अपनी पुरानी अवस्था में वापस आ सकता है। एल्ड पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पर बी और सी को क्या कहा जाता है? एल्ड पॉइंट कहा जाता है। इसको एल्ड पॉइंट बोलने का मतलब ये है, ये दोनों एक ऐसा रीजन है, ऐसा पार्ट है जहाँ से बॉडी जो है प्लास्टिक बिहेवियर शो करना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पर एल्ड पॉइंट जो है टू टाइप से होते हैं। पॉइंट बी को बोला जाता है अपर एल्ड पॉइंट और पॉइंट सी को बोला जाता है लोअर एल्ड पॉइंट। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस पॉइंट, जिसको डी से रिप्रेजेंट किया गया है। इसी को अल्टीमेट स्ट्रेस भी कहा जाता है। ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से स्ट्रेस जो है ब्रेक हो जाता है, अर्थात स्ट्रेस जो है अब इंक्रीज नहीं होता है, अब वो डाउन होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। तो उसको अल्टीमेट पॉइंट या ब्रेकिंग स्ट्रेस पॉइंट कहा जाता है। और वही चीज़ यहाँ भी लिखा हुआ है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, है ना, अपने नोट्स में। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट ई। पॉइंट ई को कहा जाता है फ्रैक्चर पॉइंट या फिर इसी को ब्रेकिंग पॉइंट कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पॉइंट के आने के बाद जिस मटेरियल की हम लोग बात कर रहे थे, मेटल वायर की, वो जो है ब्रेक होना ही स्टार्ट हो जाता है। ब्रेक होना यहीं से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से टूटना मतलब ये एक लिक्विड की तरह बिहेव करने लग जाता है। इतना ज़्यादा चेंजेस हो जाता है, इतना ज़्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाता है, 30% उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाता है। और यहाँ पर ये जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट जो है 0 से कितने परसेंट स्ट्रेस पॉइंट पर है? ये 1%। तो यहाँ पर ये बॉडी जो है परमानेंट सेट हो जाता है। परमानेंट सेट होने का मतलब ये है जब किसी भी मटेरियल में स्ट्रेन का मैग्नीट्यूड जो है 1% बढ़ जाता है तो यहाँ पर वो प्लास्टिक रीजन में प्रवेश करने वाला रहता है, या उसकी इलास्टिसिटी की जो प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है। इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी कहाँ से कहाँ तक होता है? यहाँ से यहाँ तक होता है। इसलिए तो आई होप ये सारा पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व
कर्व का कॉन्सेप्ट जो है कंप्लीट होता है। अब चलिए आगे हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल बेस्ड ऑन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के आधार पर मटेरियल्स को 3 टाइप से कैटेगराइज किया गया है, जिसमें से फर्स्ट है डक्टाइल मटेरियल, और सेकंड है ब्रिटल मटेरियल या ब्राइटल मटेरियल, और थर्ड है इलास्टोमर्स मटेरियल। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डक्टाइल मटेरियल। तो डक्टाइल मटेरियल क्या होता है? दोज मटेरियल इज डक्टाइल विच हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो कोई भी मटेरियल जो इन सभी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है उसको हम लोग डक्टाइल मटेरियल कहते हैं। जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? लार्ज प्लास्टिक रीजन बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट। ऐसा मटेरियल जिसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में जो प्लास्टिक रीजन है ये क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पॉइंट बी से लेकर पॉइंट ई तक ये वाला जो रीजन है इसको क्या कहा जाता है? प्लास्टिक रीजन कहा जाता है। और इस प्रकार का प्रॉपर्टी जो शो करता है मटेरियल उसको हम लोग क्या कहते हैं? डक्टाइल मटेरियल कहते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है परमानेंटली स्ट्रेन। परमानेंटली स्ट्रेन बोलने का मतलब ये है, परमानेंटली स्ट्रेन का बोलने का मतलब है कि उसमें यदि स्ट्रेस या डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके शेप या साइज में जो चेंजेस होता है, जो उसकी आकृति शेप साइज में जो चेंज होता है उसी को विकृति कहते हैं। विकृति का मतलब होता है शेप साइज में परिवर्तन, और उसी को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेन। तो उसमें परमानेंटली क्या हो जाता है? स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी है विच कैन कन्वर्ट इनटू लार्ज थिन वायर एंड सीड। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड वाला प्रॉपर्टी क्या है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डक्टाइल मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है जिसको थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर उसको सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब चलिए डक्टाइल मटेरियल का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, आयरन हो गया, निकेल हो गया, एल्यूमिनियम, कॉपर, टंगस्टन, जिंक, टिन, लेड। ये सभी क्या कहलाते हैं? डक्टाइल मटेरियल। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये एक ऐसे मटेरियल है जिसको हम लोग थिन वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और शीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए इन सभी मटेरियल्स को क्या कहा जाता है? डक्टाइल मटेरियल। नेक्स्ट बात करते हैं ब्राइटल मटेरियल। तो ब्राइटल या इसी को कुछ लोग ब्रिटल भी पढ़ते हैं। तो ये ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि फॉलोइंग प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है? स्मॉल प्लास्टिक रीजन। मतलब इसके पास प्लास्टिक रीजन जो है छोटा होता है। क्या होता है? प्लास्टिक रीजन जो है क्या होता है? छोटा होता है, ज़्यादा नहीं होता है, बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट। और इसका जो रीजन है वो प्लास्टिक इलास्टिक लिमिट के आसपास होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये जो पॉइंट ए है, ये वाला जो कर्व्ड लाइन है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का रीजन क्या होता है? इस यहाँ से यहाँ तक का रीजन की प्रॉपर्टी जो शो करता है जो मटेरियल, उस मटेरियल को ब्राइटर मटेरियल कहते हैं। और इसमें आप लोग देखकर बता सकते हैं ये बी और सी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये प्लास्टिक मटेरियल का ये मतलब प्लास्टिक रीजन शो कर रहा है। ये हम लोग ये क्लासिफिकेशन कैसे किए हैं? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बेस पर ही किए हैं, इसलिए यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज देख रहे हैं मटेरियल के वो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के आधार पर ही देख रहे हैं। तो अगर ब्राइटन मटेरियल की पहली प्रॉपर्टी देखें तो ये छोटा सा प्लास्टिक रीजन रखता है, स्मॉल प्लास्टिक रीजन जो कि यहाँ से यहाँ तक है, बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट। और ये किसके पास में है? ये प्लास्टिक रीजन जो है इलास्टिक लिमिट के आसपास में है। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ब्रेकिंग पॉइंट इज वेरी क्लोज टू द इलास्टिक लिमिट। और ब्रेकिंग पॉइंट जो है, ब्रेकिंग पॉइंट इज वेरी क्लोज टू द इलास्टिक लिमिट। ब्रेकिंग पॉइंट जो है कहाँ किसके पास में होता है इस प्रकार के मटेरियल में? वो होती है इलास्टिक लिमिट के पास में। ठीक है। जैसे कि ऐसे मटेरियल जिसकी इलास्टिक लिमिट क्या होती है? ब्रेकिंग पॉइंट के क्लोज होती है, अर्थात इलास्टिक लिमिट से थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ाएं, थोड़ा सा आगे स्ट्रेस को अप्लाई करें तो वो क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। आप लोग इसको इमेजिन मत करना, इसमें आप लोग को बहुत दूर नज़र आ रहा होगा। ये मेटेलिक वायर के लिए है। यहाँ पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? ब्रिटल मटेरियल की। ब्रिटल मटेरियल में क्या होगा? ये इलास्टिक लिमिट है तो इसका ब्रेकिंग पॉइंट जो है इसी के आसपास मिलेगा, इसी के आसपास मिलेगा, इसी के आसपास मिलेगा। यहाँ से यहाँ तक किसी भी पॉइंट पर मिल सकता है। कौन? ब्रेकिंग पॉइंट। ब्रेकिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट के बाद मटेरियल क्या हो जाता है? स्ट्रेस बढ़ाने पर वो ब्रेक हो जाता है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ इस पॉइंट को। इलास्टिक लिमिट कहाँ होता है? ब्रेकिंग पॉइंट के बहुत पास में होता है, अर्थात इलास्टिक लिमिट से थोड़ा सा आगे बढ़ाने पर, स्ट्रेस को थोड़ा सा और इंक्रीज करने पर वो मटेरियल क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। थर्ड पॉइंट, ब्रेक क्वाइट सडनली आफ्टर क्रॉसिंग इलास्टिक लिमिट। और जब हम लोग इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करते हैं मटेरियल की तो वो सडनली अचानक से क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। फोर्थ प्रॉपर्टी है कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर एंड शीट।
और ये एक ऐसा ब्राइटल मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है जिसको हम लोग थिन वायर और शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब इसकी ये जो है इसका एग्जाम्पल क्या क्या देखते हैं। ये 4 टाइप की प्रॉपर्टी जो मटेरियल शो करते हैं उसको ब्राइटल मटेरियल कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे कि ग्लास हो गया, सेरेमिक्स हो गया, बिक्स हो गया, और एक शेल्स हो गया, चौक हो गया, वुड डायमंड हो गया, वुड हो गया, डायमंड हो गया, कंक्रीट हो गया। तो ये सभी क्या होता है, ये सभी क्या होता है, ब्राइटल मटेरियल होता है। ब्राइटल को हिंदी में हम लोग भंगुर सब्सटेंस पदार्थ या मटेरियल भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब ये जल्दी टूट जाने वाला है। इसके ऊपर हम लोग फोर्स लगाते जाते हैं लगाते जाते हैं, ये उसको सहता है, फिर स्ट्रेच होता है, इलास्टिक लिमिट इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन इलास्टिक लिमिट जैसे ही क्रॉस होता है ये तुरंत फट से टूट जाता है ये सभी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं इलास्टोमर मटेरियल क्या होता है। तो इलास्टोमर मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि कैसा रिलेशन शो करता है, उस मटेरियल के अगर हम लोग स्ट्रेस को लार्ज कर दें तो उसका स्ट्रेन क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है, और यदि हम लोग उसके स्ट्रेन को मैक्सिमम कर दें तो उसका स्ट्रेस क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। जैसे कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये स्ट्रेन है, ये स्ट्रेस है। जैसे कि ये वाला जो येलो कलर का जो कर्व्ड लाइन है इसको अगर ध्यान से देखें हम लोग तो ये ओरिजिन पॉइंट है। ओरिजिन पॉइंट से जैसे जैसे हम लोग स्ट्रेस को इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे स्ट्रेन भी इंक्रीज होते जाता है। लेकिन एक पॉइंट ऐसे मिलता है, एक पॉइंट ऐसे मिलता है जिस पॉइंट पर इसका स्ट्रेन जो है क्या हो जाता है, लार्ज हो जाता है। स्ट्रेन क्या हो जाता है, लार्ज हो जाता है। तो इसी को यहाँ पर बोला गया है लार्ज स्ट्रेन और स्मॉल स्ट्रेस, और यहाँ पर स्ट्रेस क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो प्रॉपर्टी शो करता है उस मटेरियल को हम लोग इलास्टोमर्स कहते हैं। इलास्टोमर मटेरियल एक और प्रॉपर्टी शो करती है, जैसे जैसे हम लोग स्ट्रेन को बढ़ाते जाते हैं बढ़ाते जाते हैं, एक पॉइंट ऐसे मिलता है जिस पॉइंट पर स्ट्रेन तो कांस्टेंट हो जाता है, स्ट्रेन तो कांस्टेंट हो जाता है, मगर इसका स्ट्रेस क्या हो जाता है, लार्ज हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग वाई एक्सिस में बढ़ते जाएंगे तो स्ट्रेस क्या होगा, लार्ज होगा ना, बढ़ते जाएगा। तो इसी को बोला गया है लार्ज स्ट्रेस स्मॉल स्ट्रेन। तो इस प्रकार की प्रॉपर्टी जो शो करता है मटेरियल उसको हम लोग इलास्टोमर्स कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है दोज मटेरियल विच हैव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ग्राफ इज कर्व्ड नॉट स्ट्रेट। ऐसा मटेरियल जिसके लिए अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन ग्राफ ड्रॉ करें तो वो ग्राफ जो है हमको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता है, बल्कि वो क्या मिलता है, कर्व्ड लाइन मिलता है। हुक्स लॉ इज नॉट ओबे, ऐसा मटेरियल जिसमें हुक्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। ऐसा मटेरियल जिसमें स्ट्रेस जो है स्ट्रेन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो, अर्थात स्ट्रेस को इंक्रीज करने पर स्ट्रेन का वैल्यू डिक्रीज हो और स्ट्रेस के वैल्यू को डिक्रीज करने पर स्ट्रेन का वैल्यू इंक्रीज हो। ऐसे मटेरियल को ही क्या कहते हैं, इलास्टोमर्स मटेरियल कहते हैं। देन दिस मटेरियल इज कॉल्ड इलास्टोमर्स मटेरियल। इसका एग्जांपल क्या है, रबर। रबर में क्या होता है, स्ट्रेस ज़्यादा होता है। ठीक है, स्ट्रेस ज़्यादा होता है और स्ट्रेन क्या होता है, कम होता है। सिलिकॉन की बात करते हैं, सिलिकॉन में स्ट्रेन ज़्यादा होता है और स्ट्रेस कम होता है। तो ये दोनों ही किसके एग्जाम्पल है, इलास्टोमर मटेरियल्स के एग्जाम्पल है। तो आई होप ये टॉपिक भी आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो कि है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेच्ड वायर, या इसी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक एनर्जी। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालने वाले हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने वाले हैं। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को कैपिटल यू से डिनोट करते हैं और इसका डेरिवेशन निकालने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, ये हमारे पास एक रॉड है, ये हमारे पास एक क्या है, रॉड है। ये रॉड है या फिर इसको एक वायर कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसको हम लोगों ने ए कंसिडर कर रखे हैं, और इसकी जो लेंथ है उसको हम लोगों ने एल कंसिडर कर रखे हैं। अब हम लोग इसको क्या कर देते हैं, इसके इस पॉइंट पर हम लोग इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करते हैं। तो इस डायरेक्शन में हम लोग जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसके लेंथ में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसका लेंथ कितना चेंज होता है, इतना चेंज होता है। इसके लेंथ में जो इंक्रीज हुए, जो चेंज हुआ, उसको डेल एल से रिप्रेजेंट किया। डेल एल को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, ये स्मॉल एल के इक्वल है। अब यहाँ पर इसकी पहली वाली लेंथ एल थी, इसके लेंथ में ये डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने से इतना चेंज हुआ है। तो यहाँ पर
ये जो रॉड है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल रखा हुआ है, तो यहाँ पर अगर मैं एक्स का वैल्यू देखूँ तो एक्स का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इसके लेंथ में कोई चेंज नहीं हुआ है, जितना इसका लेंथ है उतना ही इसका भी लेंथ है, तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या है, 0 है। अब यहाँ से मैं आगे बढ़ूँ तो एक्स का वैल्यू कितना है, अर्थात इस रॉड में कितना चेंज हुआ है, इतना चेंज हुआ है, तो एक्स का ये इनिशियल वैल्यू हो जाएगा, एक्स का ये फाइनल वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, और ये चेंज क्यों हो रहा है, जब हम लोग फोर्स एफ अप्लाई किए हैं तो इस चीज़ को याद रखिएगा, x इज इक्वल्स टू एल और x इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर इस डायग्राम में कौन सा पैरामीटर्स क्या है उसको मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। ए का मतलब होता है एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया इस रॉड का या फिर वायर का, एल का मतलब है लेंथ, एफ का मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स, डेल एल इज इक्वल्स टू एल चेंज इन लेंथ कहा जाता है इसको, और 0 और एल इसको कहा जाता है रेंज ऑफ डिफॉर्मिंग ऑफ लेंथ। लेंथ में जो चेंजेस हुआ है ये उसका रेंज है, 0 से एल तक चेंज हुआ है। अब हम लोग को पता है यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस अपन स्ट्रेन, और स्ट्रेस का फॉर्मूला हम लोग को पता है एफ अपन ए, स्ट्रेन का फॉर्मूला भी पता है डेल एल अपन एल। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ अपन ए क्रॉस एल अपन डेल एल लिख सकता हूँ, क्योंकि ये एल ऊपर चला जाएगा और ये ए नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। क्या निकालना है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है हम लोग को ऑलरेडी पता है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वर्क डन के इक्वल होता है, ये तो हम लोग को पता है। किसके इक्वल होता है, वर्क डन के इक्वल होता है। और वर्क डन जो है किसके इक्वल होता है ये भी हम लोग को पता है। ये किसके इक्वल होता है बताओ, तो ये होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। तो यहाँ पर मुझे पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन निकालने के लिए फोर्स चाहिए, इसलिए मैं फोर्स को यहीं पर रखता हूँ, इसको और इसको सबको मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूँ। तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ इज इक्वल्स टू वाई ए डेल एल अपन एल लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो डेल एल है इसको हम लोगों ने स्मॉल एल कंसिडर कर रखे हैं, इसलिए मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ स्मॉल एल से, तो मुझे ऐसा मिल जाता है। अब मैं क्या करता हूँ, इस एफ के वैल्यू को यहाँ पर ले जाकर पुट कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो ये चेंज हुआ है ये स्मॉल चेंज है, इसलिए यहाँ पर हम लोग स्मॉल वर्क डन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, स्मॉल वर्क डन निकालेंगे। इसलिए मैं यहाँ पर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ डी एल लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर मैं एफ का वैल्यू यहाँ से इसमें पुट कर दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा वाई ए एल अपॉन एल डी एल मिल जाएगा। अब मैं क्या कर देता हूँ, मुझे कंप्लीट वर्क डन निकालना है इस पूरे रॉड के लिए, तो मैं इस इक्वेशंस को क्या कर देता हूँ, 0 से लेकर एल तक इंटीग्रेट कर देता हूँ, तो मुझे मिल जाएगा 0 से एल तक इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू। अब डी डब्ल्यू का वैल्यू हमारे पास ये है, इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो मुझे मिल जाएगा 0 से एल वाई ए एल अपॉन एल डी एल। अब यहाँ पर वाई ए अपॉन एल क्या है, कॉन्स्टेंट है, अंदर में बचेगा एल डी एल। जब हम लोग इसका इंटीग्रेशंस करेंगे तो एल स्क्वायर अपॉन 2 मिल जाएगा, और इंटीग्रेशन का लिमिट क्या है, 0 से एल है। सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर जब हम लोग इंटीग्रेशंस कैसे किए हैं, यहाँ पर जैसे कि हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े ना जी, एक्स की पावर एन, उसका जब इंटीग्रेशन करते हैं तो एक्स की पावर में एन प्लस 1 मिलता है, अपॉन में एन प्लस 1 मिलता है, उसी फार्मूला को यहाँ पर अप्लाई किए तो ये मिल गया है। अब हम लोग लिमिट ओपन करते हैं तो एल के जगह में एक बार एल रखेंगे और माइनस करके एल के जगह में लोअर लिमिट को पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद हमको क्या मिल जाएगा, वाई ए एल स्क्वायर मिल जाएगा, अपॉन में ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2l हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशंस में मैं एल का मल्टीप्लाई कर देता हूँ और एल का डिवीजन कर देता हूँ, क्योंकि ये दोनों कट जाएगा तो फिर से मुझे यही मिल जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर एल का मल्टीप्लाई और एल का डिवीजन कर दिया हूँ। अब यहाँ पर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और यहाँ पर एल को इसके साथ लिख लेता हूँ, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा वाई ए एल एल स्क्वायर अपॉन में 2l स्क्वायर हो जाएगा। अब इस वाले एल स्क्वायर को इस वाले एल स्क्वायर के साथ एक साथ ब्रैकेट में लिख लेता हूँ मैं। अब एक साथ लिख लेता हूँ। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, स्मॉल एल को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल एल लिख सकता हूँ, इसलिए मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा डेल एल से। तो इसी इक्वेशंस को मैं लिख सकता हूँ वाई ए एल अपॉन में 2 डेल एल अपॉन एल होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम लोग को पता है स्ट्रेन का डेफिनेशन होता है डेल एल अपॉन एल, तो यहाँ पर मैं डेल एल अपॉन एल के जगह पर क्या पुट कर दूंगा, स्ट्रेन अर्थात एप्सिलॉन। ठीक है,
तो इसके जगह पर मैं जब स्ट्रेन पुट करूंगा तो W इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा YAL/2 स्ट्रेन का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग को ये मिल गया था, है ना। अब यहाँ पर हम लोग को पता है जो पोटेंशियल एनर्जी है वो वर्क डन के इक्वल होता है। तो W इज इक्वल टू U इज इक्वल टू YAL, इसको हम लोग लिख सकते हैं एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है। अब एक चीज हम लोग को और पता है, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू एल, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि एरिया को क्या लिख सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और हाइट का काम कौन करेगा यहाँ पर एल। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है। तो यहाँ पर ए और एल है, इसको हटाकर मैं वॉल्यूम वी से रिप्लेस कर देता हूँ। तो इसी इक्वेशंस को मैं लिख सकता हूँ W इज इक्वल टू U इज इक्वल टू YV एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन में 2। अब हम लोग को एक चीज़ और पता है, यंग मॉडुलस Y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो यंग मॉडुलस Y है इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन से। तो मुझे मिल जाएगा W इज इक्वल टू U इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, ये वाला एप्सिलॉन स्क्वायर और ये वाला V। अब यहाँ पर ये एप्सिलॉन और ये स्क्वायर जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू बचेगा मुझे कितना बचेगा, 1/2 सिग्मा एप्सिलॉन V यहाँ पर क्या चीज़ है, वॉल्यूम है, एप्सिलॉन क्या है, स्ट्रेन है, और सिग्मा क्या है यहाँ पर, स्ट्रेस है। तो हम लोग को इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितना मिल गया रॉड या वायर के लिए, U इज इक्वल टू 1/2 सिग्मा एप्सिलॉन V मिल गया। या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू U इज इक्वल टू 1/2 क्रॉस स्ट्रेन क्रॉस स्ट्रेस क्रॉस में वॉल्यूम। इसी को क्या कहा जाता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी की। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल u से डिनोट किया जाता है। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है यूनिट वॉल्यूम में, किसी भी बॉडी के यूनिट वॉल्यूम में उसकी जितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है उसी को उसका एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। ये इसका डेफिनेशन है, याद रखिएगा। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, यूनिट वॉल्यूम में जो पोटेंशियल एनर्जी होता है या जो स्टोर्ड एनर्जी होता है, किसी भी बॉडी के यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर्ड होता है या जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। अब हमारे पास क्या है, U इज इक्वल टू, ये कैपिटल U है, ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इसका वैल्यू है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 से। तो इक्वेशन नंबर 1 का वैल्यू जब हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये हमको मिल जाएगा 1/V को अलग लिख लेते हैं, और इसका वैल्यू 1/2 सिग्मा एप्सिलॉन V है। तो यहाँ पर V और V कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, फाइनली U इज इक्वल टू 1/2 सिग्मा एप्सिलॉन मिल जाएगा। या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, U इज इक्वल टू 1/2 क्रॉस स्ट्रेन मिल जाएगा। इसी को क्या कहा जाता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है पॉइसन रेशियो। क्या है, पॉइसन रेशियो। तो पॉइसन रेशियो का डेफिनेशन होता है, जो लेटरल स्ट्रेन होता है और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता है, इन दोनों के रेशियो को ही क्या कहा जाता है, पॉइसन रेशियो कहा जाता है। अब जिन लोग इस चैनल में पहली बार आए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उन लोग पिछले लेक्चर में जाके देख लीजिएगा कि लेटरल स्ट्रेन क्या होता है और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है। तो इन दोनों के रेशियो को ही क्या कहा जाता है, पॉइसन रेशियो कहा जाता है। और पॉइसन रेशियो को यहाँ पर नोट करके कुछ पॉइंट लिखा हुआ हूँ, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पॉइसन रेशियो को किससे डिनोट किया जाता है, किसी किसी बुक में इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं और किसी किसी बुक में इसको न्यू से डिनोट करते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, न्यू। क्या पढ़ते हैं, न्यू पढ़ते हैं इसको। तो यहाँ पर ये आप लोग एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग यूज़ करिएगा, वैसे दोनों नोटेशन को यूज़ किया जाता है। पॉइसन लीजिएगा। यहाँ पर ये पॉइसन रेशियो होता क्या है, यूनिट लेस होता है और डायमेंशन लेस होता है। इसका कारण ये है, लेटरल स्ट्रेन का जो यूनिट होता है वही यूनिट। अच्छा, यहाँ पर स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है, तो इसका भी कोई यूनिट नहीं होगा और इसका भी कोई यूनिट नहीं होगा। अब जब दोनों का यूनिट नहीं होगा तो पॉइसन रेशियो का भी कोई यूनिट नहीं होगा। ठीक है, इसलिए पॉइसन रेशियो यूनिट लेस होता है और डायमेंशन लेस होता है। ठीक है। अब चलिए हम लोग इसके लिए फॉर्मूला डिराइव करते हैं। अच्छा, यहाँ पर लेटरल स्ट्रेन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन लेटरल एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडिनल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हम लोग कंसीडर कर लेते हैं हमारे पास ये एक बॉडी है, एक मेटल वायर है या कोई भी बॉडी है मेटल का।
अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक फोर्स अप्लाई करते हैं। अभी इनिशियली ये एक बेस है जिसके ऊपर हम लोग इसको फिक्स कर दिए हैं, और अभी इनिशियली इसका डायमीटर कितना डी है, अभी इसका इनिशियली डायमीटर कितना है डी है। अब हम लोग इस बॉडी के ऊपर क्या लगा रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स बोल सकते हैं। और अभी इनिशियली जब हम लोग ये फोर्स अप्लाई नहीं किए थे तो इसका डायमीटर इतना था और इसका जो लेंथ है कितना है, एल है। और जब हम लोग फोर्स लगाएं तो इसका डायमीटर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, और लेंथ में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो इसके लेंथ में कितना चेंज हुआ या कितना इंक्रीज हुआ है, तो वो इतना इंक्रीज हुआ है। और इसका डायमीटर इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, तो ये डिक्रीज हुआ है। पहले इतना था, अब इसका डायमीटर इतना हो गया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया, अब इसका डायमीटर कितना हो गया, इतना हो गया है। तो डी में से अगर ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस क्या बता रही है, चेंज इन डायमीटर। तो इसी चेंजेस को अगर मैं यहाँ पर टोटल में से सबस्ट्रेट कर दूँ, डायमीटर में चेंज को टोटल में से सबस्ट्रेट कर दूँ, तो कितना है अंतिम जो लास्ट डायमीटर है वो हम लोग को मिल जाएगा कि कितना चेंज हुआ है। अब हम लोग को पता है स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो यहाँ पर लेटरल स्ट्रेन हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है। लेटरल स्ट्रेन जिसमें जो किसके रेशियो के इक्वल होता है, चेंज इन डायमीटर और ओरिजिनल डायमीटर, या फिर चेंज इन रेडियस और ओरिजिनल रेडियस के रेशियो के इक्वल होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेटरल स्ट्रेन कहते हैं। बट यहाँ पर हम लोग डायमीटर में चेंज की बात कर रहे हैं, इसलिए लेटरल स्ट्रेन को क्या लिखेंगे, डेल डी अपॉन डी लिखेंगे। उसी प्रकार लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है, लेंथ में जो चेंजेस होती है वो, और इसका ओरिजिनल लेंथ होता है वो, दोनों के रेशियो को ही क्या कहा जाता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कहा जाता है। अब इस वाले वैल्यू को और इस वाले वैल्यू को दोनों को हम लोग इस इक्वेशंस में पुट कर देते हैं, तो हमको मिल जाएगा पॉइसन रेशियो इज इक्वल टू डेल डी अपॉन डेल एल अपॉन एल, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं डेल डी अपॉन डी क्रॉस एल अपॉन डेल एल लिख सकते हैं। और इसी फॉर्मूले को अरेंज करके हम लोग पॉइसन रेशियो इज इक्वल टू माइनस एल अपॉन डी डेल डी अपॉन डेल एल भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग माइनस को इसलिए लगाए हैं, और ये माइनस जो है एल के ऊपर नहीं लगा है, ये पूरे के मैग्नीट्यूड के ऊपर लगा है ऐसे। जहाँ पर ये माइनस को हम लोग इसलिए लगाए हैं, ये माइनस हमको ये बताता है कि यहाँ पर जो लेटरल स्ट्रेन है और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अपोजिट होने का मतलब ये है, यदि यहाँ पर लेंथ में इंक्रीज होगा तो डायमीटर में डिक्रीजिंग होगा, या फिर डायमीटर में इंक्रीजिंग करेंगे तो यहाँ पर लेंथ में क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसलिए यहाँ पर माइनस लगा हुआ है कि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। इसके बढ़ने से ये घटता है या फिर इसके बढ़ने से ये घटता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसलिए यहाँ पर माइनस चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है। तो ये टॉपिक भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप ये पॉइसन रेशियो भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है पॉइसन रेशियो, लास्ट टॉपिक है, उसी के अंदर का ये टॉपिक है। अब हम लोग को बताना है रिलेशन, किसके किसके बीच का रिलेशन, यंग मॉडुलस और ये बल्क मॉडुलस, और इसको बोला जाता है शियर मॉडुलस, और इसको बोला जाता है पॉइसन रेशियो। ठीक है, पॉइसन रेशियो को हम लोग किससे डिनोट किए थे अभी, न्यू से, तो इसके जगह पर आप लोग न्यू भी यूज़ कर सकते हो, घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कंसीडर कर लेता हूँ वाई यहाँ पर क्या, यंग मॉडुलस, के का मतलब बल्क मॉडुलस, ईटा का मतलब शियर मॉडुलस, और सिग्मा का मतलब है पॉइसन रेशियो। तो इन तीनों के बीच क्या रिलेशन होता है, पहला रिलेशन ये होता है कि जो यंग मॉडुलस है किसके इक्वल होता है, 3 के ब्रैकेट में 1 - 2 सिग्मा के इक्वल होता है। दूसरा रिलेशन ये है, जो यंग मॉडुलस है 2 ईटा ब्रैकेट में 1 + सिग्मा के इक्वल होता है। तीसरा रिलेशन ये है, सिग्मा जो है 3 के - 2 ईटा अपॉन में 6 के + 2 ईटा के रेशियो के इक्वल होता है। फोर्थ नंबर का जो रिलेशन है इन सभी के बीच वो है 9 अपॉन यंग मॉडुलस इज इक्वल टू 3 अपॉन ईटा + 1 अपॉन के। तो ये चारों रिलेशन को याद रखिएगा, ये होता है रिलेशन इनके बीच का। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि ये कहाँ से ऐसे डायरेक्ट लिख दिए, तो मैं बता दूं ये सभी रिलेशन को आप लोग को याद ही रखना पड़ेगा। इसका डेरिवेशन आप लोग के सिलेबस में नहीं है, वो डिलीटेड है, इसलिए इसके डेरिवेशंस के बारे में बात नहीं करेंगे। ये रिलेशन आप लोग डायरेक्ट देख लीजिएगा। ये यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस और पॉइसन रेशियो के बीच का रिलेशन कहलाता है यही। ठीक है,
तो ये जो 11th क्लास का जो चैप्टर 9 है ये पूरी तरह से अब कंप्लीट होता है। ठीक है, आई होप आज के इस लेक्चर में सारा टॉपिक और सारा पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया होगा। फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लेक्चर में यहीं तक। टेक केयर, बाय बाय।